स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो नर्सिंग रिसर्च का यूनिट 3 है, जिसमें हम रिसर्च प्रॉब्लम, पर्पस एंड हाइपोथेसिस पे बात करेंगे। हमारे आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम और पर्पस को डिफरेंशिएट करेंगे। सोर्सेज ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम के लिए जब हम साइट करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज को देखते हैं, पिछले रिसर्चेस को देखते हैं, उस पर बात करेंगे। सिग्निफिकेंस, रिसर्चेबिलिटी और फिजिबिलिटी को देखेंगे, और इसके साथ साथ हाइपोथेसिस पे बात करेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स और किस तरह हाइपोथेसिस जो है वो जो है हालात के मुताबिक और रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करते हैं। इसके अलावा कंसेप्चुअल और ऑपरेशनल डेफिनेशन पे बात करेंगे, और हमारे पास जो रिसर्च लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं तो उस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें एक कोट समझना होगा, जो यहाँ पे आपको मेंशन भी है कि रिसर्च इज व्हाट टू सी, रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबडी एल्स हैज सीन। मतलब रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो हम भी देख रहे होते हैं और बाकी लोगों ने भी उस चीज़ के बारे में, या जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं, वो चीज़ देखी होती है। लेकिन एंड टू थिंक व्हाट नोबडी एल्स थॉट, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम उसके बारे में वो सोच इख्तियार करें, वो ऐसी चीज़ उसमें ढूंढें जो बाकी लोगों को नज़र नहीं आई। रिसर्च का मतलब यही होता है कि हम भी वही चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं जो दुनिया जहान ने देखी होती है, लेकिन फिर भी हम उसमें कोई कमज़ोरी या कोई गैप देख लेते हैं, जिसकी वजह से फिर हम उस पर फर्दर रिसर्च करते हैं। ये अल्बर्ट उसका कोट है। फर्दर हम एक स्लाइड को अगर ये देखें तो देखें, हमारे पास यहाँ पे एक इंसान दिखाया गया है। यहाँ पे लिखा है कि इसको प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान है जिसको प्रॉब्लम फेस हो रही है। अब वो प्रॉब्लम जो है वो उसको पुश कर रही है कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो उस प्रॉब्लम से ख़ुद को दूर ले जाने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो जितना वो आगे बढ़ता है, हर स्टेप पे उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। आगे कदम बढ़ाने के लिए भी आपको जो है अपना एक पाँव उठा के आगे रखना पड़ता है, फिर ही आप आगे बढ़ते हो। इसी तरह रिसर्च में भी जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम एक स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं और हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, और फाइनली हमें जो है सोल्यूशन मिलती है। रिसर्च जो है वो हमेशा प्रॉब्लम जब आपके पास आइडेंटिफाई हो जाए उससे स्टार्ट होती है, कि जब हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो तब ही उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं, और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक मशहूर स्टोरी जो सबको पता होगी कि एक थर्स्टी क्रो के नाम से एक कौवा था, और वो प्यासा था। साथ में एक पॉट था जिसमें पानी था। अब वो पानी इतना नीचे था कि उसकी चोंच उसमें नहीं पहुंच पा रही थी। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं। अब ये प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था कि उसने अपनी प्यास बुझानी थी। उसके दिमाग में एक हल आया। उसने कुछ पत्थर देखे छोटे छोटे, और वो पत्थर उठा के उसने उस पॉट में डाले। जब वो पॉट में डाले तो वो पत्थर जो है उसकी वेट की वजह से पानी ऊपर आया, और पानी ऊपर आके जब यहाँ तक पहुँचा तो उसने अपनी चोंच अंदर करके पानी पी लिया। इसका मतलब उसने एक रिसर्च बेस्ड थिंकिंग करके एक एविडेंस जनरेट किया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने लिए एक सोल्यूशन निकाला। देखें, रिसर्च की कोई लिमिट नहीं है कि वो छोटी है या बड़ी है। रिसर्च किसी चीज़ के आंसर के लिए अगर हम सर्च करें, अगर एक सिस्टमेटिक स्टेप वाइज हम कोई प्रोसेस फॉलो करें, तो वो भी रिसर्च कहलाती है। इट इज़ नॉट कि भाई बहुत ही कोई हाई फाई साइंटिफिक लेबॉर्ट्री बेस्ड जो इन्वेस्टिगेशन होती है वही रिसर्च होती है, बल्कि एक सिंपल जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर उसका भी हम हल निकालें और वो लोगों के लिए मशाल राह बन जाए, तो वो भी रिसर्च कहला सकती है। नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। देखें, प्रॉब्लम हम बहुत जनरल वर्ड में तो कहते हैं ना कि मसले को
कहते हैं, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम वो सवाल होता है जो कि हमें मजबूर करता है कि उसके बारे में हम इंक्वायरी करें और उसकी सोल्यूशन के लिए हम कोशिश शुरू कर दें। इसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज़, एक ऐसा गैप हमारी लाइफ में, कोई कमी या कोई हर्डल या कोई बैरियर जिसके लिए हम कोशिश करते हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उस चीज़ को हम प्रॉब्लम कहते हैं। सो हमारे पास सवाल ये उठता है कि क्या हर प्रॉब्लम रिसर्चेबल होता है, क्या हर प्रॉब्लम पे हम रिसर्च कर सकते हैं? सो ये आप लोगों के लिए भी सवाल है और मेरे लिए भी सवाल है। इस पे सोचें और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे डिस्कशन अपनी अपनी थिंकिंग के बेस पे होगी, लेकिन यहाँ पे एक स्लाइड जो हमने ऐड की है, इसमें अगर हम देखें कि क्या ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि ये रिसर्चेबल है, और कौन से ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये रिसर्चेबल नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं उन प्रॉब्लम्स की तरफ या उन क्वेश्चंस की तरफ जो रिसर्चेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एक मदर है और वो सोचती है कि शुड आई पुट माई यंगस्टर इन प्री स्कूल, क्या मुझे अपने छोटे बच्चे को स्कूल में इनरोल्ड करना चाहिए? तो अब ये तो एक फैक्ट है, ये नॉन फैक्ट है कि हर बच्चे का बुनियादी हक है कि उसको हम एजुकेशन दें। इस पे रिसर्च करने की नीड नहीं है, ये एक नॉन फैक्ट है। जो फैक्ट्स होते हैं तो वो हमारे पास उसमें इफ़ एंड बट्स वाले सवाल नहीं होते। इसमें ये होता है कि हाँ ठीक है, ज़रूरी है, इसका हक है, तो उसको हमने स्कूल में इनरोल करना है। अब ये रिसर्चेबल क्वेश्चन तो नहीं है। दूसरा अगर सवाल, उसकी मिसाल हम देखें, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न टू रीड, कि मतलब पढ़ने के लिए, पढ़ने का गुर सीखने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका हमारे पास क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको पढ़ने का गुर या सलीका आएगा। ये भी रिसर्चेबल क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये नॉन फैक्ट्स हैं। थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें, आर सम पीपल बॉर्न बैड, एक सवाल उठता है कि क्या कुछ लोग वाकई पैदाइशी जो है वो बहुत बुरे होते हैं? तो ये रिसर्चेबल प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि अच्छा या बुरा किसी इंसान को हम सोसाइटी जिस तरह उसको ट्रीट करते हैं, उसको हैंडल करते हैं और उसको मौका देते हैं, उसी हिसाब से वो इंसान या तो अच्छा बनता है या बुरा बनता है। सो दैट इज़ नॉट समथिंग कि भाई वो पैदाइशी ही ऐसे जीन्स के साथ आया है कि वो उसको हमेशा सिर्फ बुराई सिखाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो हो गए नॉन रिसर्चेबल क्वेश्चन जो हम कुछ ऐसे ही जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल के तौर पे हमने डिस्कस कर लिए। अगर रिसर्चेबल इन्हीं क्वेश्चंस को हम जो है रिसर्चेबल फॉर्म में लेकर आना चाहें कि अब अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं ना, तो चलें ठीक है, आप कहते हैं कि ये फैक्ट्स हैं, लेकिन ये फैक्ट पहली बार फैक्ट कैसा बना? मतलब अगर अभी ये फैक्ट है और ये सारी चीज़ें नॉन है, तो कोई एक टाइम ऐसा भी तो था कि जहाँ पे लोगों को नहीं मालूम था ना कि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है और ये अभी हमें मालूम है, इस पर हमें फर्दर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो जब लोगों को नहीं मालूम था उस वक्त क्या था? सो उस वक्त इस क्वेश्चन को फिर हमें मॉडिफाई करना पड़ता है जब हम एक गैप को, एक प्रॉब्लम को रिसर्चेबल बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यही फर्स्ट क्वेश्चन जब हम उसको रिसर्चेबल बनाते हैं तो देखें अब इसका स्टेटमेंट चेंज हो गया और ये कह रहा है कि डू चिल्ड्रन enrolled in preschool develop better social skill than children not enrolled, कि क्या वो बच्चे जो स्कूल प्री स्कूल में enrolled होते हैं उनके अंदर सोशल स्किल यानी तमीज़ जिसको हम सिंपल कहते हैं, अखलाक जिसको हम कहते हैं, वो उन बच्चों की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती हैं जो स्कूल में इनरोल नहीं होते। सो अब ये रिसर्चेबल क्वेश्चन है। इसमें दो ग्रुप बनेंगे और हम दोनों बच्चों को देखेंगे कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो और जो स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं वो, उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन जो है वो बहुत तमीज़दार है, बहुत बाअखलाक है, सलाम दुआ और बड़ों के सामने अदब और तमीज़ से उठता बैठता, बातचीत और सारी चीज़ें करता है। सो अब ये रिसर्चेबल क्वेश्चन है, बन गया। अगर हम दूसरे क्वेश्चन को मॉडिफाई करके रिसर्चेबल बनाते हैं तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है कि एट विच एज
इज इट बेटर टू इंट्रोड्यूस फोनिक्स टू चिल्ड्रन? रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो रीडिंग में जाहिर सी बात है अल्फाज की अदायगी, ये एक बहुत बड़ा इसकी इम्पोर्टेंस है और इसको हम फोनिक्स कहते हैं। ठीक है, सो सवाल फिर यहाँ ये बनता है कि किस एज में बच्चे को फोनिक्स के स्किल की तरफ इंट्रोड्यूस कराना है उनको, क्या एज 5 पे, एज 6 पे या एज 7 पे? कौन सी एज ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे को ये स्किल सिखानी चाहिए कि कौन से अल्फाज किस तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं या रीड आउट किए जाते हैं? तो अब ये रिसर्चेबल क्वेश्चन बन गया। सिमिलरली अगर थर्ड क्वेश्चन को हम देखें कि आर सम पीपल बॉर्न बैड, तो ये रिसर्चेबल नहीं था, लेकिन अगर हम इसको रिसर्चेबल बनाते हैं और कुछ सवाल ये भी आता है कि कुछ लोगों के तो जीन्स में भी, ख़ानदानी भी ये चलता है, सो हम इसको जब रिसर्चेबल बनाते हैं तो इस क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई करके ये कहना होता है कि हु कमिट मोर क्राइम, पुअर पीपल और रिच पीपल? कि भाई गरीब या मालदार, इन दोनों में से कौन से लोग जो है वो ज़्यादा क्राइम करते हैं? इसी तरह एजुकेटेड अनएजुकेटेड का भी सवाल कर सकते हैं, इसी तरीके से मर्द और औरत को भी कंपेयर करके सवाल कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि हमारा जो क्वेश्चन है इज़ दैट रिसर्चेबल और नॉट रिसर्चेबल। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा मैटर है और क्वेश्चन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है रिसर्च के हवाले से। सो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट एंड दैट इज, सवाल ये उठता है कि व्हाट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम? चलें, एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर रिसर्च प्रॉब्लम कौन सा होता है? सो अ रिसर्च प्रॉब्लम इज एन एरिया ऑफ कंसर्न वेयर देयर इज अ गैप इन द नॉलेज बेस नीडेड फॉर प्रैक्टिस। रिसर्च प्रॉब्लम वो एक ऐसी प्रॉब्लम होती है हमारे पास जो हमारे प्रैक्टिस में जो चीज़ें होती हैं उसके लिए जो हमें नॉलेज चाहिए होता है, उस नॉलेज में कहीं ना कहीं कोई कमी या कोई गैप होता है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ता है और जिसके बारे में हमें रिसर्च करनी पड़ती है और उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। सो एनी प्रॉब्लम फॉर विच वी नीड टू डिग आउट मोर एंड टू अंडरस्टैंड द गैप, और उस गैप को फिल करके हम अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक स्टडी होती है जो कि पब्लिश हो चुकी होती है, मतलब कोई रिसर्च आर्टिकल होता है, सो उसमें जब हम रिसर्च प्रॉब्लम देखते हैं तो वो रिसर्च प्रॉब्लम हमें क्या क्या चीज़ें बताती है? एक तो इट आइडेंटिफाइड एरिया ऑफ कंसर्न फॉर पर्टिकुलर पॉपुलेशन, कि जिस पॉपुलेशन पे हमने रिसर्च की है तो उसमें बेसिकली क्या ऐसे रीज़न थे जिनको हमने आइडेंटिफाई करके इस पे रिसर्च की। दूसरा, इंडिकेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब ये कि उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन कितनी इम्पॉर्टेंट थी, वो प्रॉब्लम खुद कितना इम्पॉर्टेंट था और उसका हल निकालना या उस पर रिसर्च करना कितना ज़रूरी था, सिग्निफिकेंस कितना था उसका। थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड अ बैकग्राउंड फॉर द प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को उस प्रॉब्लम की डिटेल भी पता नहीं होगी, सो उस प्रॉब्लम के बैकग्राउंड को भी ये क्लैरिफाई करती है। रिसर्च स्टडी जो हम करते हैं उसमें हम इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करते हैं, बाकी लोगों को भी। और फिर इसके अलावा इट आउटलाइंस द नीड फॉर एडिशनल स्टडी इन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि जो हमारे पास प्रॉब्लम को हम स्टेट करते हैं, हम लोगों को बताते हैं, उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी बताते हैं कि अगर हमने ये स्टडी की तो एडिशनली कौन सी ऐसी फर्दर फ्यूचर में स्टडीज़ होनी चाहिए जो हम रिकमेंडेशन में देते हैं कि जिससे इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग और इसको हल करने में और ज़्यादा मदद मिल सकती है। सो नाउ वी विल लर्न दैट कि हमने कैसे एक रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। सो सबसे पहले हमारे पास, फॉर एग्जांपल एज ए नर्स आप लोग जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपके पास एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आपके हॉस्पिटल में नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से मरीज़ों को, अगर वो हॉस्पिटल इनिशियली आते हैं, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन वो होता है जब मरीज़ को घर से जब आते हैं हॉस्पिटल तो उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन 2-3 दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद उनको इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं।
सो फॉर एग्जांपल अगर किसी को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन एक हॉस्पिटल में उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको ये चीज़ बहुत रिपोर्ट हो रही है। अब ये एक कंसर्न है, ये प्रॉब्लम है, और आप देख रहे हो कि ये क्यों ऐसा है, वजह क्या है, क्या गैप्स हैं हमारे हॉस्पिटल में या हमारी प्रैक्टिसेस में जिसकी वजह से मरीजों को ये नुकसान पहुंच रहा है। सो आप क्या करते हो, आप अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हो अपने हॉस्पिटल में। सारी चीज़ें आपको ठीक मिलती हैं या कुछ हद तक बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती हैं कि जो वो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के हवाले से ठीक प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप क्या करते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो। लिटरेचर रिव्यू वो फेज़ है या वो स्टेप है जिसमें हम पिछले जितने भी हमारे पास लिटरेचर होता है, यानी बुक्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल होते हैं, रिसर्चेज होती हैं, सो उसमें से हम जितना पॉसिबल होता है उसको उठा के पढ़ते हैं और मालूम करते हैं कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के रीजंस क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा कि हैंड वॉशिंग का ना होना, इन्फेक्टेड मरीज़ों को अनइन्फेक्टेड मरीज़ों के साथ एक ही रूम में रखना, इस तरीके से जो है वो ड्रेसिंग को 24 आवर या जो जितना उसका प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से चेंज ना करना, या फिर शार्प जो है वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे, या फिर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है हॉस्पिटल में, बहुत सारे और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल मालूम कर लिया कि नर्सेज जो है वो बाकी अल्कोहल रब या इस तरह की चीज़ें तो कर रही हैं, लेकिन हैंड वॉश माइनर अगर मरीज़ को टच भी कर लेते हैं तो हैंड वॉश वगैरह नहीं करते या अल्कोहल रब नहीं इस्तेमाल करते। आपने ये गैप देखा कि हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये नहीं, जबकि लिटरेचर रिव्यू तो हमें ये चीज़ भी बता रही है। सो आपने फिर फर्दर इसके बारे में जो है वो थ्योरीज पढ़ी, बुक्स की में पढ़ा कि अच्छा बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे होती है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, रिजर्वायर कौन होता है और वेक्टर कौन होता है, ये थ्योरी आपने पढ़ ली, इसके बारे में आप अपनी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कर ली। फिर आपने फेलो नर्सिस को जो है बताया कि ये चीज़ तो इस तरीके से है और हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। फिर आप सारे फेलो नर्सिस जो हैं वो जमा हुए और आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने रोल डिस्ट्रीब्यूशन की कि भाई एक जो है वो हमारे नर्स ड्यूटी पे ये देखेगी कि भाई लोग हैंड वॉश कर रहे हैं और अल्कोहल जो है वो यूज़ कर रहे हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन। दूसरी ये देखेगी कि शार्प प्रॉपरली जो है वो डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं या नहीं। तीसरी ये देखेगी कि क्या वेंटिलेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। और मरीज़ों की जो प्लेसमेंट होती है, जहाँ बेड एलोकेशन होती है, तो इन्फेक्टेड मरीज़ों को अलग रखा जाएगा। सो आपने रूल डिस्ट्रीब्यूट किए, रिसर्च प्रायोरिटीज़ आइडेंटिफाई की कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं जिन पे हमने काम करना है, और फिर वक्त के साथ आपने इनको आइडेंटिफाई करके मालूम किया कि हाँ वाकई क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे पास कुछ इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई है, उसको जज करते हैं। सो द पॉइंट इज़, ये तो मैंने स्टेप में नहीं बताया, ये मैंने बताया कि देखें बहुत सारे रिसर्च प्रॉब्लम हैं जो हमें आइडेंटिफाई होते हैं। इन सिंपल वर्ड आज के जितना भी ये अभी इस टॉपिक का मेरा वो स्लाइड का मकसद था वो ये था कि हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस से भी आइडेंटिफाई होती है, हमारे पास कुछ चीज़ें लिटरेचर रिव्यू में भी पता चलती हैं जो हमें नॉलेज में नहीं होती, थ्योरी से भी हमारे पास एडिशनल चीज़ें समझ में आती है, हमारे कुलीग्स भी हमें शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हम एक्सपर्टीज़ क्या है, हमारी नीड्स क्या है, हॉस्पिटल में हमें मसले कौन कौन से आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें रिसर्च को प्रायोरिटाइज़ करना होता है। सो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके बताती है और जिस पे हम फिर फर्दर रिसर्चेस करते हैं, और इसी को हम जो है एक स्टेप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मैंने बता दिया। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ बर्ड फ्लू एंड इट्स पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल हेल्थ। बर्ड फ्लू जो जिसी तरह ये कोविड फैला था, इस तरह बर्ड फ्लू भी एक वबाई मरज था जो कि फैला था और उसका काफ़ी कंट्रीज़ में इम्पैक्ट आया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। सो ये भी एक रिसर्च प्रॉब्लम है कि हमने मालूम करना है कि बर्ड फ्लू स्प्रेड कैसे हुआ और इसने ग्लोबल हेल्थ यानी दुनिया में सेहत के निज़ाम पे किस तरह इफेक्ट डाला। दूसरा सवाल, एग्जामिन द रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरिएबल सच एज मिनट ऑफ एक्सरसाइज पर डे, टाइप ऑफ फूड एंड चिल्ड्रन वेट, कि ये जो तीन वेरिएबल है, एक है कितने मिनट की एक्सरसाइज हम करते हैं, दूसरा टाइप ऑफ फूड हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा ये है कि बच्चों की वेट कितनी हो, इस पे इफेक्ट क्या है। सो इन वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप को अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है जिसको हमने मालूम करना है और इसके इफ़ेक्ट्स को देखना है।
एक्सप्लोर द एक्सपीरियंसेस ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस, के नए नर्सेज जो हैं अगर वो स्टूडेंट लाइफ से चार्ज नर्स या रजिस्टर्ड नर्स के लाइफ में आते हैं, प्रैक्टिस लाइफ में, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करके अगर इस पे रिसर्च करें कि जो नए बच्चे होते हैं जब वो ग्रेजुएट होके आते हैं तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं नए एनवायरनमेंट के साथ, तो ये भी एक रिसर्चेबल प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ नर्सेज विद इन द कल्चर ऑफ हॉस्पिटल नर्सिंग प्रैक्टिस डिफाइन और रीडिफाइन मेडिकेशन एरर, कि जो नर्सेज होती हैं कि वो अपने हॉस्पिटल प्रैक्टिस में मेडिकेशन एरर को कैसे देखती है और किस तरीके से इसको हल करने की कोशिश करती है या रीडिफाइन करती है। ये भी एक रिसर्चेबल प्रॉब्लम है और ये इसको हम रिसर्च प्रॉब्लम कह सकते हैं। कमिंग टू रिसर्च पर्पस, रिसर्च पर्पस बुनियादी तौर पे एक बहुत सिंपल, कॉन्साइज और क्लियर स्टेटमेंट होती है जो कि हमें बताती है कि हम एक रिसर्च क्यों कर रहे हैं। गोल या एम बताती है, वजह बताती है ऑफ द रिसर्च स्टडी, कि अगर एक प्रॉब्लम है हमारे पास रिसर्च का जिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं, तो उस पे अगर हम वो रिसर्च कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लॉजिक तो होना चाहिए ना, रीज़न तो होना चाहिए, सो उसको हम पर्पस कहते हैं। सो एक रिसर्च प्रोसेस में पर्पस जो होता है, इट इज़ यूजुअली स्टेटेड आफ्टर द प्रॉब्लम। पहले हम प्रॉब्लम बताते हैं, फिर हम उस प्रॉब्लम के साथ साथ जो हमारे पास गैप होता है उस टॉपिक या उस फिनोमेना के हिसाब से, उस गैप को आइडेंटिफाई करते हैं और इसके गैप को सॉल्व करने के लिए हम फिर कहते हैं कि हम इसलिए अब ये रिसर्च कर रहे हैं कि ये हमारे पास प्रॉब्लम था, हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ हो रही थी जबकि प्रॉब्लम ये थी। अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई गाइडलाइंस नहीं थी, सो हम ये रिसर्च करना चाह रहे हैं ताकि इस गैप को फिल कर लें और अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर लें। सो द पर्पस यूजुअली इंडिकेट द टाइप ऑफ स्टडी। बेसिकली पर्पस हम जब बताते होते हैं ना, सो ये पर्पस से हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरीके की स्टडी कर रहे होते हैं, क्या क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं या आउटकम स्टडी कर रहे हैं या इंटरवेंशन और एक्शन रिसर्च कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं। सो पर्पस ही हमें गाइड करता है कि हमने कौन सी टाइप की स्टडी करनी है। जब भी हम एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें हमारे पास इस तरह के अगर सेंटेंसेस नज़र आएँ जो इस तरह शुरू होते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि ये रिसर्च पर्पस है। लिटिल इज़ नॉन अबाउट और फिर आगे की सेंटेंस लिखी होती है। सो इन वर्डिंग से हमें पता चलता है कि ये अब पर्पस का बता रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में हमें बहुत कम मालूमात थी। सो नाउ द पर्पस ऑफ रिसर्च इज़ टू एक्सप्लोर या इज़ टू आइडेंटिफाई या इज़ टू डिस्क्राइब फलां फलां जो भी आगे लिखना है, या फाइंडिंग ऑफ द प्रीवियस स्टडीज आर रिफ्लेक्टिंग और आगे सेंटेंस लिखा होता है कि मतलब पुरानी जितनी भी रिसर्च स्टडीज हुई होती हैं तो वो बेसिकली जो है कॉन्फ्लिक्टिंग है, उसमें मल्टीपल आइडियाज़ हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। सो हम ये रिसर्च स्टडी इसलिए करना चाह रहे हैं कि वो चूंकि पुरानी स्टडीज़ में कोई वो नहीं है, आपस में इत्तेफाक नहीं है उनकी राय में। सो हम खुद ये स्टडी करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हमारी स्टडी में इसके क्या रिजल्ट आते हैं। या इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट हो कि फ्यू स्टडीज ऑफ दिस हैव बीन डन, इस तरह की पहले काफ़ी स्टडीज़ हो चुकी हैं या कुछ स्टडीज़ हो चुकी है जिस पे फर्दर और स्टडी करने की ज़रूरत है, सो इसीलिए हम ये रिसर्च स्टडी करना चाहते हैं। सो इस तरह के सेंटेंसेस वैसे अगर आपको, या इस मीनिंग वाले सेंटेंसेस अगर आप यहाँ पे रिसर्च आर्टिकल में आपको मिलते हैं तो वो आपको रिसर्च पर्पस बताते हैं, क्योंकि हमें रिसर्च पर्पस जो है वो स्टडी करने की रीज़न को जस्टिफाई करता है। सो रिसर्च पर्पस अगर क्वांटिटेटिव हो तो हम कैसे लिखते हैं और अगर क्वालिटेटिव हो तो हम कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव की जहाँ पे हम बात करें तो ये देखें, आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव स्टडी में रिसर्च पर्पस होता है कि भाई हम पहले अपनी वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लें और उसको डिस्क्राइब कर लें, तो ये हमारे पास बेसिक नॉलेज जनरेशन वाले जो चीज़ें होती है। फिर जो हम कोरिलेशनल रिसर्च करते हैं तो उसमें हमारे पास एग्जामिनिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरिएबल के, जब हमने वेरिएबल मालूम कर लिया तो उन वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक कैसा है, इफ़ेक्ट क्या है एक दूसरे पे, कैसे एक दूसरे से वो
इंटीग्रेट होते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। सो ये जब इंटरेक्शन की हमने मालूम करनी होती है तो वो हमें वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को बताती है, जो हम यूजुअली कोरिलेशनल स्टडीज़ में कर रहे होते हैं। या डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, अगर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि जो हम इंटरवेंशन या एक्शन ले रहे हैं या कोई कोई चीज़, थेरेपी, मेडिसिन, ड्रग या कोई भी चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो कितना इफ़ेक्टिव है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है। इसके अलावा मैनेजिंग क्लिनिकल प्रॉब्लम, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्लिनिकल प्रॉब्लम को भी मैनेज करके, भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक और नया एक किस्म का वायरस आया है, या जो हमारे पास एंटीवायरल ड्रग उस पर हम यूज़ करें, या फिर कोई बैक्टीरिया है जिस पे हम एंटीबायोटिक यूज़ करें। सो उसके ज़रिए हम देखते हैं कि कौन सा ड्रग जो है वो उन क्लिनिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रॉब्लम्स को देखें, सो क्वांटिटेटिव में चूंकि हम नॉलेज जनरेशन पे फोकस करते हैं, नॉलेज एक्सप्लोर करते हैं या वैलिडेट करते हैं, तो हम एक्सप्लोरिंग अ फिनोमिना, यहाँ पी मिसिंग है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई भी फिनोमिना जो है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हों, या फिर कोई थ्योरी डेवलप कर रहे हों, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस डिफरेंट कल्चर्स में एथनोग्राफी करते हुए डिफरेंट कल्चर की प्रैक्टिसेस को कंपेयर करके देख रहे होते हैं, या फिर हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हुए हिस्ट्री में कई हुए इवेंट के बारे में हम एक्सप्लोर करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च के मकासद होते हैं। सो सवाल ये उठता है कि अच्छा, हमें प्रॉब्लम और पर्पस दोनों मालूम हो गए, अब हम इसकी फिजिबिलिटी कैसे देखेंगे कि क्या मतलब ये रिसर्च प्रॉब्लम भी हमारे पास निकल आया, पर्पस भी हमें क्लियर है, अब क्या ये रिसर्च हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ये कितना फिजिबल है ये रिसर्च करना। तो रिसर्च की फिजिबिलिटी के लिए हमें कोई कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसमें से एक ये है कि जो बंदा उस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है, उस टॉपिक पे, क्या उसके पास एक्सपर्टीज़ है या नहीं है। सो रिसर्च एक्सपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली ये है कि मनी कमिटमेंट, हर रिसर्च करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ फाइनेंशियल या मनी रिलेटेड जो है वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो क्या उस रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज और मनी चाहिए होती है वो है। अगर ये दोनों भी हैं तो हम तीसरी चीज़ को देखते हैं, और वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट के, जिनसे हम डेटा ले सकें। डेटा लेने के लिए हमें ज़ाहिर सी बात है पार्टिसिपेंट्स या सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है जिनसे हम डेटा लेके उसको एनालाइज करेंगे। सो अगर ये भी शर्त मतलब पूरी हो रही है तो फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट है लेबॉर्ट्री के हवाले से, या फिर इस तरह कम्युनिटी में एक्सेस है, कम्युनिटी हमें सपोर्ट कर रही है, स्टेक होल्डर है, कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, या इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर ये भी अवेलेबल है तो फिर हम देखते हैं कि इस रिसर्च स्टडी में कोई इथिकल लिमिटेशन तो नहीं है, कोई बच्चों पे तो हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, मेंटली रिटार्डेड या मेंटली इल पेशेंट्स जो होते हैं उन पे तो नहीं कर रहे हैं, कोई वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे कैदी हो गए, प्रेग्नेंट फीमेल हो गई, उन पे तो हम रिसर्च नहीं करें। सो अगर इथिकल कंसिडरेशन भी क्लियर है, फिर हम आते हैं पर्सनल इंटरेस्ट पे, और पर्सनल इंटरेस्ट रिसर्चर का अपना इंटरेस्ट होता है कि वो ये रिसर्च क्यों करना चाहता है। सो उससे पहले ये सारी चीज़ें इतनी ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम पर्सनल इंटरेस्ट पे बात करते हैं। तब ये सारी चीज़ें जब क्लियर होती है तो हमें पता चलता है कि हाँ, अब ये रिसर्च स्टडी जो है वो फीजिबल है, उसको कैरी आउट करना चाहिए, और इससे हमारे पास कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलेंगे। रिसर्च प्रॉब्लम और पर्पस पे जब भी आईआरबी में आता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अप्रूवल देने वाली अथॉरिटी होती है, उसके पास जब एक रिसर्च प्रपोजल आता है तो कुछ सवालात करते हैं, क्रिटिक करते हैं उस पर। रिसर्च प्रॉब्लम और पर्पस पे भी रिसर्च के हर स्टेप पे सवालात होते हैं प्रपोजल में, लेकिन जो प्रॉब्लम और पर्पस से रिलेटेड सवालात होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि एक सवाल तो फॉर एग्जांपल आपने ये देख लिया कि आर द पर्पस एंड प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी क्लियरली एंड कॉन्साइजली एक्सप्रेस्ड। तो बोर्ड देखता है, अथॉरिटी देखती है कि ये जो साइंटिस्ट है या रिसर्चर है, अगर ये रिसर्च करना चाहता है तो क्या इसने इस रिसर्च स्टडी का पर्पस और प्रॉब्लम क्लियरली बता दिया है, एक्सप्रेस किया हुआ है कि क्यों करना चाह रहा है।
द सेकेंड थिंग इज के डज द पर्पज आइडेंटिफाई द वेरिएबल पॉपुलेशन एंड सेटिंग ऑफ द स्टडी. सो डज द पर्पज आइडेंटिफाई वेरिएबल पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल क्या इस रिसर्च में वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया गया है, पोटेंशियल पॉपुलेशन जहाँ से हमने सैंपल सेलेक्ट करना है वो मालूम हुआ है, स्टडी कौन सी सेटिंग कम्युनिटी में होगा, हॉस्पिटल में होगा, मरीजों पे होगा या आम लोगों पे होगा, एज वो क्या है, मतलब कौन सी एज के लोगों पे होगा. सो ये सारी चीज़ें इसमें प्रपोजल में बता दी गई हैं या नहीं. देन कम्स आर द प्रॉब्लम एंड पर्पस सिग्निफिकेंट टू जनरेट नर्सिंग नॉलेज, कि हम ये भी देखते हैं कि क्या अगर ये रिसर्च होती है एक प्रॉब्लम और पर्पस पे, क्या वो प्रॉब्लम और इस पे रिसर्च करने का जो मकसद है, क्या वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारी नर्सिंग नॉलेज में इजाफा करता है या नहीं. सो जो साइंटिफिकली हमारी नॉलेज में प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट लेकर आए तो वो अप्रूवल होती है उसकी, वरना तो नहीं होती. इसके अलावा व्हाट was it feasible for the researchers to study the problem and purpose identified, कि अगर जो प्रॉब्लम एंड पर्पस आइडेंटिफाई हुआ है क्या ये रिसर्चर्स के लिए जो है पहले फिजिबल था और पहले इस पे रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं, अगर हुई हैं तो कितनी इफ़ेक्टिव रही है, और अगर नहीं हुई तो क्या क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से दोबारा इस पे रिसर्च स्टडी करनी पड़ रही है. सो इस तरह के कुछ सवालात उठते हैं जिनके जवाबात हमें देना लाजमी होता है और उसके बाद ही हमें अप्रूवल मिलती है. आज का लेक्चर इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस पे बात करेंगे. थैंक यू.